सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी एडुटेरिया यूट्यूब क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले समय में बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार दरोगा की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसमें मैं कि किस तरीके से आप विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, हर एक छोटे-छोटे पहलू पर बात करने वाली हूँ। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसा बच्चा जो कभी विज्ञान नहीं पढ़ा है या फिर जिसने अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ा है, ये उस बच्चे के लिए भी है क्लास। और जिसने जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, फिर जिसने साइंस पढ़ा है, उसके लिए भी है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल शून्य से बात करूँगी, बिल्कुल ज़ीरो से बात करूँगी कि मैं ये मान के चलूँगी कि एक नया बच्चा जो जुड़ने जा रहा है, जिसको साइंस आज से तैयार करना है, अभी से तैयार करना है, मैं उस स्ट्रैटेजी की यहाँ पर बात करूँगी। देखो, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने बैठते हैं, तो हमारे पास हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए एक छोटा-सा मास्टर प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो आपके लिए काफ़ी आसानी कर देगा, काफ़ी आसान बना देगा आपको आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी को। तो सबसे पहले इस सेशन के अंदर हम क्या-क्या बातें करने वाले हैं? तो सबसे पहला पहलू है, यहाँ पर हम वेटेज की बात करेंगे कि पूरे साइंस में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि लेवल क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन साइंस स्ट्रीम वाले हैं, आर्ट्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, वो बच्चे भी इसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस परीक्षा में जो साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका लेवल 10th होता है। 10वीं के आधार पर आपको सारा का सारा पढ़ना है। यानी कि बेसिकली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप उठा कर के देखोगे, आपके 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ-साथ क्या सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे और हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे पास एक छोटा-सा रोड मैप होगा, हमारे पास सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो इसके बाद जीएस जो है समुद्र की तरह है, तो इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर हम सब कुछ करने बैठ गए, तो सब कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उसमें से हमें क्या करना होता है कि एक लोटा भर पानी निकालना होता है, जो हमें हमारे सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या हमें पढ़ना है, वो तो ठीक है। उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है क्या हमें नहीं पढ़ना। क्योंकि तब हम कॉम्पिटिशन की रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको पता है एलिमिनेशन यानी कि चीज़ों को देखो, अगर आपको सक्सेस पाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो हमेशा कहते हैं कि जितने भी रोड़े आपके रास्ते में आते जा रहे हैं, जितनी भी अड़चनें आपके रास्ते में आती जाती है, उन सबको हटाते जाओ, उन सबको नेग्लेक्ट करते जाओ। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर करना है, क्या नहीं पढ़ना, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी बात की हम लोग इस सेशन में आज बात करने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कितने प्रश्न विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो जो विज्ञान का सेक्शन है, इस सेक्शन से आपके 18 से 20 प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएँगे और ये आपके 18 से 17 भी हो सकते हैं और ये 20 से 21 भी जा सकते हैं, 20 से 22 भी जा सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये 18 से 20 का एक एवरेज है। 1-2 क्वेश्चन, 1-2 प्रश्न ऊपर-नीचे हमेशा होते रहते हैं। अब देखो, पूरे विज्ञान की तब हम बात करते हैं, तो विज्ञान में आपका कौन-कौन सा सेक्शन आता है? भौतिक विज्ञान, आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, जिसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी के साथ-साथ आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके जीव विज्ञान से। यानी कि करीबन मैं कहूँ 7 से 8 प्रश्न हैं जो जीव विज्ञान से पूछे जाएँगे। भौतिक विज्ञान से 5 से 6 प्रश्न हैं। वहीं रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन हैं और एनवायरनमेंट से आपके 2 या 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, कभी-कभी किसी शिफ्ट में, किसी-किसी एग्ज़ाम में ऐसा भी हो जाता है कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन 8 से 10 कर दिए, भौतिक विज्ञान से 5 से 6 से 1-2 क्वेश्चन घटा दिया, केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दिया, तो ये वेटेज आपका ऊपर-नीचे होता रहेगा। लगभग यही दायरा रहेगा, 18 से 20 के आस-पास आपके प्रश्न आएँगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर तीनों से 5 से 6, 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं, तीनों ही पोर्शन को आप इक्वली इम्पोर्टेंस दोगे, इसमें कुछ भी नहीं घबराना है। ना तो आपको फिजिक्स से डरने की ज़रूरत है, ना ही आपको रसायन विज्ञान से डरने की ज़रूरत है, ना ही आप जीव विज्ञान से डरने की ज़रूरत है। और मैंने कहा है कि ऐसा विद्यार्थी, ऐसा स्टूडेंट जो नॉन साइंस स्ट्रीम का है,
उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास। और जितनी चीज़ों को मैं बताती जा रही हूँ, ईमानदारी से बस उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। जिस दिन परीक्षा देकर के आओगे ना, जिस दिन सेंटर से बाहर निकलोगे, अभी 71th बीपीएससी में मात्र मैंने 10 से 11 क्लास ली थी, जिसमें से 27 प्रश्नों में से 17 प्रश्न सीधे क्लास से आए हुए हैं। तो अगर 10 से 11 क्लासेस में 17 प्रश्न आ रहे हैं, तो यकीन मानिएगा, बस पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। और ये क्लास और एक-एक क्लास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक-एक चीज़ को बस ईमानदारी से फ़ॉलो कर लेना, बाकी काम हमारा है आपको सिलेक्शन तक पहुँचाने का। अब देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, छोटी-सी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, इसकी बात हम थोड़ा-सा बाद में करेंगे। पहले एक बारी सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, भौतिक विज्ञान के आपके ये 8 से 9 टॉपिक हैं, जिनमें से जो पहले आपके 4 से 5 टॉपिक है, मैक्सिमम प्रश्न जो है इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। मैंने जो टॉपिक लगाए हैं, ये वेटेज के अकॉर्डिंग लगाए हैं, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पहले रखा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई, आयाम, वेव, तरंग, लाइट, प्रकाशिकी, लेंस। देखो लेंस से जैसे आपसे जितने भी नियम होते हैं, लॉज होते हैं, मिरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई के डिसऑर्डर या फिर करेक्शन के लिए किस तरीके के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एक या दो प्रश्न बन सकता है। आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण के अलावा कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, चुंबक तत्व। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका मेनली फिजिक्स का सिलेबस। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आप लोगों के स्क्रीन पर है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें एलोट्रॉप पूछे जाते हैं, अपरूप पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन यहाँ से पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं, धातु और अधातुएं, मेटलर्जी, धातु कर्म। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, यानी कि जितने भी रसायन हैं और उनसे बनने वाले, उनका मेनली प्रयोग क्या है हमारे आम जीवन में। केमिस्ट्री से दिया तब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे, कि जो हमारी बेसिक लाइफ से रिलेट करता है उसी से प्रश्न यहाँ पर पूछेगा, बेसिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा फ्यूल यानी कि ईंधन यहाँ से जरूर पूछ लेता है, एलपीजी वगैरह। इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में। पर्यावरण रसायन शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि एनवायरमेंट वाले पार्ट से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं जीव विज्ञान की बात करती हूँ, देखो जीव विज्ञान में बॉटनी तो हमें पढ़नी है। बॉटनी को मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगी। एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको कंप्लीट बॉटनी की देने वाली हूँ, जिसमें पूरी बॉटनी को मैं यहाँ से कवर कराऊँगी। बाकी जो टॉपिक है आपका सेल, सेल डिवीजन, कोशिका, कोशिका विभाजन, टिश्यू जिसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पोषण जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, आपका विटामिन। इसके अलावा रोग, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जिसमें हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां और हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाले जॉइंट्स यानी कि संधियां, दोनों आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, श्वसन तंत्रिका तंत्र, जीवों का वर्गीकरण। ये ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले जो 4 टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है आपका जीवों का वर्गीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके बाद 5वां, छठा, 7वां टॉपिक ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछता है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग ये आपका वेटेज है, मतलब ये सिलेबस है आपका, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने इनको अरेंज कर दिया है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि मैम ये जो टॉपिक्स हैं, इनको हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से तैयार करना है। इसके लिए एक छोटी-सी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मतलब गाँठ बाँध लेना। आज ये कहते हैं ना कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि गाँठ बाँध लेना, कि किस तरीके से अगर आप परीक्षा देने जा रही हो तो कैसे कवर कर सकते हो। देखो, पूरे विज्ञान को ना 3 हिस्सों में बाँट लो, 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।
एक तो होते हैं आपके कंसेप्ट बेस्ड कि जहां से आपके कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आजकल फैक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है। फैक्चुअल जमाना बहुत कम हो गया है। पहले फैक्ट से क्वेश्चन पूछता था, आज के समय पर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। पूरे के पूरे सिलेबस को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स, और तीसरे तरीके के जो प्रश्न आपसे पूछ लेता है वो लॉजिक बेस्ड होते हैं। यानी जिसमें आपको अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करना होता है। आप अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, अपनी ही बुद्धि का, अपनी ही तार्किक क्षमता का प्रयोग करोगे और रैंडमली आपको वहीं पर आंसर करना होता है एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वो आपको किसी किताब में मिलेंगे, तो आपके डेली लाइफ पर बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कैसे तैयार करें? तो सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट्स की। तब बारीक कंसेप्ट की आती है, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है, यानी पूरा का पूरा जो पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक यानी कि आज की जो छठी क्लास से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें हैं, वहीं से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और मेनली जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले टॉपिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, थ्योरी को आपको कैसे कवर करना है, एक ऐसा बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो कैसे पढ़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, आपकी वर्दी बैच में क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, या फिर एक्स वाई जेड, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप किसी भी टीचर से या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ो। तो सबसे पहले जितनी भी थ्योरी है, उस थ्योरी को क्या करो, पहली बार में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो पहली बार में आपको आधी चीज़ें समझ आएगी, आधी चीज़ें नहीं समझ आएगी। जैसे जीव विज्ञान के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। फिजिक्स के लॉज़ होते हैं, फिजिक्स के लॉज़ हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आते हैं। केमिस्ट्री के कुछ सिंबल्स हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गई। हालाँकि केमिकल रिएक्शंस नहीं पूछता है, केमिकल के जो कंपाउंड हो गए, उनके नाम पूछ लेता है, जैसे इथेनॉल का फ़ॉर्मूला पूछ लेगा आपसे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, मिथेनॉल का फॉर्मूला पूछ लेता है, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला पूछ लेता है, कॉमन नेम देकर के सामान्य नामकरण दिया होता है और उसका सूत्र पूछ लेता है। तो इन सब में आप एक बार में अगर चाहोगे तो एक बार में नहीं होता है, किसी भी बच्चे से, आपसे नहीं, किसी से भी नहीं होता है। कोई भी, यानी कि माँ के पेट से बच्चा सीख करके नहीं आया है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, वॉच लाइक द वेब सीरीज इन द फर्स्ट को देखो। जैसे अगर आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, अगर आपके हाथ में ना एक स्क्रिप्ट लिखी जाए और वो आपके हाथ में थमा दी जाए कि भैया ये पिक्चर है और इस पिक्चर को आप देख लो और आप अपने ब्रेन में एनालाइज कर लो। तो अगर स्क्रिप्ट आपके हाथ में थमा दी जाए, तो उस स्क्रिप्ट से पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आना कि उस स्क्रिप्ट में क्या दिया हुआ है, वो आपको समझ नहीं आएगा। और वहीं तब वो पिक्चर विजुअलाइज फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर चल रही होती है, आपको उस मूवी का एक-एक सीन जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है। हमारा ब्रेन जो है किस पे काम करता है? रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है। तो जो चीज़ मतलब जिसका एक बार, यानी कि हमारे ब्रेन में ये है कि ऐसे, यानी जिस चीज़ की एक बार छाप पड़ गई ना आपके मस्तिष्क पे, वो छाप आपकी वहाँ पर पड़ ही जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले क्या करो, जो पूरा का पूरा सिलेबस है एक बार उसको कवर कर लो। ठीक है? आप यूट्यूब क्लास से कर सकते हो, आप किसी किताब से कर सकते हो, आपके पास कोई नोट्स है, अपने नोट्स हैं, किसी टीचर के नोट्स हैं, कैसे भी आप उसको एक बार कवर करो। नहीं समझ आ रहा, डरो मत, घबराओ मत, बस एक बार उसको पढ़ लो। जैसे नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज़ होती है, वो हमें कहाँ एक बार में समझ आती है, नहीं आती ना समझ में, कुछ ही होती है जो समझ में आती है। तो बिल्कुल वैसे ही आप वेब सीरीज़ की तरह एक बार देख लो। अब एक बार आपने पूरा सिलेबस गो थ्रू हो गए, पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया, को क्या करना है, दूसरी बार में उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है? दूसरी बार में क्या करना है, उसको याद करने की कोशिश करना है। क्या करना है आपको, उसको पढ़ना तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पढ़नी आपकी कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। उसको क्या करो, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बढ़िया तरीके से किसी टीचर के नोट्स या फिर क्लासेस उठाओ, यूट्यूब क्लासेस उठाओ, उनसे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आपके पास कोई बैच है तो उस बैच से पढ़ना शुरू, किसी भी तरीके से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, किन रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं। एक बार बढ़िया से पढ़ो। फिर जो आपने पढ़ा है ना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स आपको डिटेल में नहीं बनाने, डिटेल में बनाए हुए नोट्स कभी भी एग्जाम टाइम में तब हम रिवीजन करते हैं तब काम नहीं आते।
क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट की फॉर्म में, छोटे-छोटे पॉइंटर्स के फॉर्म में, तब एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते हैं तो कॉपी पे कहीं पर आपने ऐसे लिख दिया। कई बार अगर आप टीचर को बड़े ध्यान से गौर से सुन रहे होते हो क्लास में, तो टीचर ने बोर्ड के किसी कॉर्नर पर कोई बात लिखी थी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था और वहीं से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया। तो हमारे माइंड में वो तुरंत चीज़ रिकॉल कर जाती है कि हाँ, ऐसा तो सर ने बताया था हमें, ऐसा तो हमने पढ़ा था। वैसे ही क्या करो कि आप एक बार सिलेबस को पढ़ने बैठोगे, सिलेबस को पूरा डिटेल में दूसरी बार में उसको अच्छे से पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मल्टीपल रिवीजन करो, फिर उसको बार-बार आप रिवाइज कर सकते हो। ये सिर्फ साइंस के लिए बात नहीं कर रही मैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ऐसा बच्चा जो साइंस स्ट्रीम का है, जिसको हिस्ट्री नहीं आती, पॉलिटी नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, किसी भी सब्जेक्ट को तब आप पढ़ने बैठो, कुछ इसी तरीके से पढ़ने बैठो, तब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है? पहली बार में सिलेबस देखो, दूसरी बार में क्या करो, एक बार पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो जाओ, दूसरी बार में उसको याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, उसके नोट्स बनाते हुए चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो और फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स के मल्टीपल रिवीजन कहते हैं ना कि 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है, एक किताब को 1000 बार पढ़ लो, वो आपके काम आती है। ठीक है? दूसरा चीज, अब हम बात करेंगे फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स को मैम हम कैसे लर्न करें? फैक्ट्स तो सीधे क्या होते हैं, वन लाइनर है तो वन लाइनर तो सीधा हम रटते हैं। वन लाइनर को हम कैसे करेंगे, सीधे वन लाइनर है, अब इनको क्या करो, शॉर्ट्स के साथ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो रटनी है तो रटी रटाई चीज कई बार हम ऑन द स्पॉट, जब एग्जाम प्रेशर में बैठे होते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, उस टाइम हमारे माइंड में वो चीज रिकॉल नहीं करती। तो इनको क्या करो, आप जैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ मेमोराइज करने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंतर्गत मौजूद जो तत्व है ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है? आपने पढ़े हैं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, छोटी-छोटी रिएक्टिविटी सीरीज के शॉर्ट ट्रिक है। छोटी-छोटी शॉर्ट ट्रिक्स है, हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, ना ब्रेन को ओटीपी सेफ रखता है। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करो, उनसे चीजें आपको अधिकतर याद हो जाएगी। और फिर इन शॉर्ट ट्रिक्स का क्या करो, मल्टीपल रिवीजन करना शुरू कर दो, या फिर जो फैक्ट्स है, वन लाइनर है, उनको एक दो बार रिवीजन करना शुरू करो। देखो, रिवीजन इज द की, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मतलब ये मान के चलो कि प्रैक्टिस, मेहनत वो चीज है जो किस्मत को हरा देती है। तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो भगवान भी आपको वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। भगवान को भी लगेगा कि जा, कि भाई इतनी मेहनत अगर तू कर रहा है ना, तो जा, तू ले जा, तेरा हक है। कहेगा ना कि ले सिमरन ले जा, तो सिमरन को वो दे ही देगा। मतलब अगर आप अपनी मेहनत शिद्दत से और ईमानदारी से करोगे, तो किस्मत को भी मेहनत हराने की ताकत रखती है। ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो आपको पोर्शन आता है, लॉजिकल बेस्ड, यानी कि तार्किक क्षमता बेस्ड जो होती है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए, इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? एक प्रश्न को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि छांटते चलो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तब आपने प्रश्न पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि मैं इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ, इनको छांट सकता हूँ, ये उत्तर तो नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन को यूज करो। और तब आप एलिमिनेशन को यूज करना शुरू करोगे, तो आप कुछ हद तक 99% आप उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं एलिमिनेशन मेथड को। और तब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं, तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है। किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ो और फिर एलिमिनेट करते हुए चले जाओ। इसके अलावा शॉर्ट डायग्राम्स बनाओ, छोटे-छोटे डायग्राम्स के थ्रू उनको प्रैक्टिस करो। फ्लो चार्ट बनाओ शॉर्ट फॉर्म में, यानी कहने का मतलब है जितना शॉर्ट फॉर्म में आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे, जितने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो बच्चे जिनको साइंस में आता है कि मैम हमें क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, ये तो हम पहले स्कूल में पढ़ चुके, बिल्कुल पढ़ चुके हो। आप क्या करो, अगर आप पढ़ चुके हो, तो आप पहली बार में, जिसको जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, वो पहली बार में भी चीजों को नोट्स बना सकता है। बाकी आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि बहुत सभी लोगों की अगर हम बात करते हैं, जो आईक्यू लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं ऐसे बच्चे को लेकर के चल रही हूँ जिस बच्चे को साइंस में कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो आता है। और यकीन मानिएगा, ये स्ट्रैटेजी आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगी। अब ये सब बात होगी मैम, अब ये करे कहाँ से? इतना सब कुछ कर लोगे ना, इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ।
क्योंकि तब तक हम खुद को एनालाइज नहीं करेंगे कि हम कितने पानी में, हम ये नहीं जान पाएंगे। थ्योरी पढ़ते हुए चले जाओ, किस तरीके के प्रश्न पूछ पा रहे हो, आप प्रश्न नहीं बना पा रहे हो। आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आया और उस प्रश्न को बना ही नहीं पा रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है इतना ज्ञान बटोरने का। क्या क्या मतलब बनता है फिर? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप रिवीजन करो यूट्यूब से, और जो स्पेशल क्लासेस आपकी, हम कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर के आएंगे वन शॉट के फॉर्म में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वन शॉट वीडियोस के फॉर्म में मैं आपकी वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा हमारे एजुटेरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर ये क्लासेस आपकी लेने वाली हैं। तो यूट्यूब पर जो क्विक रिवीजन के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं, वन शॉट वीडियोस हैं, या फिर कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे उसकी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये कर इसके साथ साथ आप मल्टीपल रिवीजन करो फैक्ट्स के और वन लाइनर्स के। और अब इतना सब कुछ आप कर लो। ये सब कुछ करने के बाद अब बारी है मॉक टेस्ट की। तो पूरे के पूरे जीएस के मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स को भी कर सकते हो आप इसी तरीके से तैयार। अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो बार बार, देखो करंट अफेयर्स में तो पीवाईक्यू होते नहीं है। तो करंट अफेयर को आप कैसे कर सकते हो कि आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हो उनका मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलो, यूट्यूब की क्लासेस को फॉलो करो। सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बात करूंगी सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हर एक सेक्शन के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छाट करके दे दिए हैं, बाई हुक बाई क्रुक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीधे खड़े होकर पढ़ो, आप उल्टे होकर पढ़ो, आप लेट कर पढ़ो, आप हवा में लटक करके पढ़ो, उल्टे लेट कर पढ़ो। तो देखो ना, महाकुंभ में इतना सब कुछ आप लोग देख रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाई हुक बाई क्रुक। एक टांग पे खड़े होकर पढ़ो, कितनी भी मेहनत करो, कैसे भी करो, इन टॉपिक्स में से आप किसी भी एक टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंटली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अब कुछ स्टैटिक के फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जो साइंस से बार बार क्वेश्चन पूछता है, उनको देख लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम। इसके अलावा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। महत्वपूर्ण रसायन, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। एलिमेंट्स के नेम यानी कि तत्वों के नाम और उनके जो सिंबल होते हैं, जैसे आयोडीन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले बिस्मिथ का सिंबल क्या होता है। इस तरीके से वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछ लेता है कि भाई ये बता दो मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सत्वियम, है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। महत्वपूर्ण उपकरण, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि एक तो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हमेशा पूछता है एक क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन से एक से दो क्वेश्चन मान लो, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस से हमेशा पूछता है कि कोई भी ऐसा एक आपको यंत्र दे देगा और उसका क्या उपयोग है, उपयोग दे करके पूछ लेता है कि इस काम के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपसे पूछ ले एमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैल्वेनोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण औषधियाँ, जैसे आपसे पेनिसिलिन दवाई है कि भाई कहाँ पर यूज़ में ली जाती है, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन-सी है? तो इस तरीके से प्रश्न पूछे थे। ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हरित प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट है, सीएफसीज़ वगैरह, ओज़ोन फॉर्मेशन। तो ये सारा का सारा आपका किसमें पढ़ते हैं हम लोग? ये हम लोग एनवायरनमेंट वाले पार्ट में। और हाँ, स्टडी रिलेटेड प्रश्न आप ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा था, स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड एज़ कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज हेपेटोलॉजी। यानी कि जिनके पीछे लॉजी लगता है, ये प्रश्न आप जरूर करेंगे, इनको जरूर एक बार कवर करोगे। ये सारे के सारे फैक्चुअल टॉपिक्स मैंने निकाल करके आपके सामने रख दी हैं, जिनको आपको करना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है उनको आप करोगे। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है जो आपको यहाँ पर करना है कि मैडम कहाँ से इनको प्रिपेयर करें? तो सबसे बड़ा साथी है आपका एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी सभी का रामबाण है, एनसीईआरटी आपने कर ली तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं पता कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। मैंने क्लासेस में देखा है बहुत बार, उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं। बेटा वो सिंपल शुगर है कौन सी? यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया और कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में तोड़ दिया, सिंपल शुगर में तोड़ दिया।
अब वो जो सिंपल शुगर है, वो जो साधारण शर्करा है, वो है कौन-सी? वो है ग्लूकोज़। तो ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के छोटे-छोटे शब्दों में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं, वो बहुत बच्चे खुद से नहीं पकड़ पाते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जितना आपकी डेली रात को 9 बजे, यानी कि कल 27 तारीख से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने जा रही है 9 बजे। 9 से साढ़े 10 डेढ़ घंटे की आपकी क्लास चलेगी, जिसमें आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। आप प्रॉपर क्लास नोट्स बनाते हुए चलोगे, क्लास नोट्स से रिवाइज़ करोगे। ठीक है? आप देखो, यहाँ से आपके पास प्रॉपर क्लास नोट्स होने चाहिए, आप कहीं से भी करो, एक्स, वाई, ज़ेड करो, कैसे भी। तो आपने एक बार पढ़ लिया, आपके पास प्रॉपर नोट्स, तो अब जो आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही है, वहाँ से क्लास नोट्स बनाइए। इसके साथ-साथ मैं आपको पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आऊँगी, और ये जो सेशन चलेंगी, ये जो क्लासेस चलेंगी, डेली चलेंगी हमारी रात को 9 बजे। अलार्म सेट कर लेना है, रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाना है कि मैम अब ये क्लासेस कहाँ चलेंगी? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर के एड्यूटेरिया क्लासेस को आप सर्च करोगे, तो हमारे ये 2 यूट्यूब चैनल आपको दिखाई देंगे। एक है आपका एजुटेरिया वाला जो मेन चैनल 3 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि आज 3 मिलियन का आपका ये परिवार हो चुका है, 30 लाख का आपका ये परिवार हो चुका है। इसके साथ-साथ एजुटेरिया क्लासेस। तो आपको क्या करना है, एजुटेरिया क्लासेस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा चैनल है, जिस चैनल पर आपकी सारी की सारी क्लासेस जो हैं चलने वाली है। तो इस चैनल को जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसी पर सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। तो ये हो गई सारी की सारी बातें जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि किस तरीके से आप विज्ञान को पढ़ सकते हैं बिल्कुल जीरो से। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके से या फिर किसी भी पॉइंट पर आप अपनी जर्नी में है, जहाँ पे आपको साइंस को स्टार्ट करना है, तो आप जीरो से मेरे साथ जुड़ जाइए कल शाम को 9 बजे। तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।